द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री के आईने में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इंसानों की गतिविधियां हमारे पर्यावरण पर कैसा और कितना असर डाल रही हैं। और आज चर्चा का मुख्य बिंदु ये सवाल है, हमारे पर्यावरण के लिए ज्यादा गंभीर चिंता की बात क्या है? क्या वो न सड़ने वाला मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का अंबार जो बढ़ता ही जा रहा है, या फिर वो खतरनाक रसायन जो खाने की कड़ियों यानी फूड चेन्स के जरिए बढ़ते हुए जीवों में जहर फैला रहे हैं, जिसे हम जैविक आवर्धन कहते हैं। मेरा मानना है, और मैं इस पर तर्क दूंगी, कि जैविक आवर्धन कहीं ज्यादा गंभीर और सीधा खतरा पेश करता है, जिसके नतीजे गहरे और अक्सर अनदेखे होते हैं। और मैं इस नज़रिए से देख रहा हूं कि ना सड़ने वाले कचरे की समस्या, खासकर प्लास्टिक जैसी चीज़ों की, वो कहीं ज़्यादा फैली हुई और लंबे समय तक चलने वाली चुनौती है जो हमारे पूरे सिस्टम पर एक तरह से बोझ डाल रही है। देखिए, जहाँ तक जैविक आवर्धन की बात है, स्रोत सामग्री हमें साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स जैसे रसायन जो कुदरती तौर पर टूटते नहीं हैं, हमारी फूड चेन्स में घुस जाते हैं। ये या तो मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर पौधे पानी और खनिजों के साथ इन्हें सोख लेते हैं, या फिर ये पानी के स्रोतों, नदियों, तालाबों वगैरह में बह जाते हैं, जहां पानी में रहने वाले छोटे जीव जंतु इन्हें अपने अंदर ले लेते हैं। और यहाँ सबसे अहम बात शुरू होती है ना, ये रसायन फूड चेन में ऊपर जाते हुए हर स्तर पर यानी हर ट्रॉफिक लेवल पर और ज्यादा मात्रा में जमा होते जाते हैं। इसी प्रक्रिया को जैविक आवर्धन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो जो जीव जितना ऊपर है फूड चेन में, उसके शरीर में इन रसायनों का जहर उतना ही ज्यादा इकट्ठा होता जाता है। क्योंकि हम इंसान अक्सर इस चेन के टॉप पर होते हैं, हम अनाज, सब्जियां, फल भी खाते हैं और हाँ, मांस मछली भी, तो इन खतरनाक रसायनों की सबसे ज्यादा मात्रा हमारे अपने शरीर में जमा हो जाती है। स्रोत सामग्री ये भी बताती है कि हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स के अवशेष मिलना इसी का सबूत है, और ये भी कि इन्हें हमेशा धोकर या किसी और तरीके से पूरी तरह हटाना मुमकिन नहीं होता। तो ये सीधे तौर पर हमारे शरीर पर असर डालने वाला खतरा है। इसी तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS जैसे रसायनों का मामला देखिए। वो ऊपर वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन परत को पतला कर रहे थे। अब ये ओजोन परत एक शील्ड की तरह हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जिनसे स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो इन रासायनिक गड़बड़ियों के नतीजे तात्कालिक भी हो सकते हैं और बहुत गंभीर भी, जैसा CFCS के मामले में दुनिया ने महसूस किया। हाँ, आपकी बात सही है कि रासायनिक प्रदूषण वाकई एक चिंता का विषय है और उसका सीधा बायोलॉजिकल असर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग पैमाने पर, शायद ज्यादा बड़े स्केल पर देखता हूं। स्रोत सामग्री नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे, खासकर प्लास्टिक जैसी चीजों के जमा होने पर भी उतना ही जोर देती है। ये वो चीजें हैं जिन्हें कुदरती प्रक्रियाएं यानी बैक्टीरिया या फंगस जैसे छोटे जीव, जिन्हें हम डीकंपोजर्स कहते हैं, या हिंदी में कहे तो अपघटक और तकनीकी भाषा में मृतोपजीवी, वो इन्हें तोड़कर गला सड़ा नहीं सकते। सोचिए, हमारे पेट के एंजाइम खाना तो पचा लेते हैं, लेकिन ये मानव निर्मित चीजों पर बेअसर है। और नतीजा, प्लास्टिक जैसी चीजें हमारे माहौल में सैकड़ों, शायद हजारों साल तक बनी रहती हैं। हाँ, हो सकता है गर्मी या दबाव से उनका रूप थोड़ा बदल जाए, पर वो गायब नहीं होती। आप देखिए, हमारे शहरों में, टूरिस्ट प्लेसेस पर, यहां तक कि दूर दराज के इलाकों में भी कचरे के ढेर दिखना कितना आम हो गया है। एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाने वाली चीजों जैसे प्लास्टिक के कप, थैलियां, बोतलें, इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इनसे पैदा होने वाले कचरे की मात्रा एक बहुत बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम बन गई है। ये सिर्फ दिखने में बुरा नहीं लगता, बल्कि इसे इकट्ठा करना, कहीं ले जाना और इसका निपटारा करना अपने आप में एक पहाड़ जैसी चुनौती है। स्रोत सामग्री में भी घर से निकलने वाले और इंडस्ट्रियल वेस्ट के ट्रीटमेंट और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग करने की जरूरत पर बार बार जोर दिया गया है। ये एक लगातार बढ़ता हुआ फिजिकल बोझ है जो हमारी जमीन, पानी और शायद हवा को भी भरता जा रहा है। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है।
हाँ, ये कचरा दिखता जरूर है और सालों तक रहता भी है, इसमें कोई शक नहीं। आप इसके भौतिक पैमाने और स्थायित्व पर जोर दे रही हैं, सही है। पर क्या उसका असर उतना ही गहरा और कहना चाहिए अंदरूनी है जितना रासायनिक आवर्धन का? मैं इसलिए पूरी तरह सहमत नहीं हो पाती क्योंकि रासायनिक आवर्धन का प्रभाव भले ही तुरंत हर जगह न दिखे, ये सीधे जीवों के शरीर के अंदर उनकी कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। फूड चेन में ऊपर बैठे जीव जैसे बड़ी मछलियां, शिकारी पक्षी और हाँ, हम इंसानों में इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे प्रजनन क्षमता में कमी, अजीब बीमारियां, बच्चों के विकास में रुकावट। CFCs का ही उदाहरण फिर से लें। ये गैसें धरती पर इस्तेमाल हो रही थीं, लेकिन इनका असर हजारों फीट ऊपर एटमॉस्फेयर में ओजोन परत पर हो रहा था। ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि पूरी पृथ्वी को प्रभावित करने वाला एक ग्लोबल संकट बन गया था, जिसके दूरगामी हेल्थ इफेक्ट्स सामने आए। ये जो अदृश्य रासायनिक खतरे हैं, भले ही कम मात्रा में हों, बहुत गहरे और व्यापक बायोलॉजिकल प्रभाव डाल सकते हैं, जो शायद कचरे के ढेर के फिजिकल प्रभाव से ज्यादा खतरनाक हों। ये सोचने का एक अहम पहलू है, पर मैं कहूंगा कि कचरे के फिजिकल प्रभाव को कम आंकना भी ठीक नहीं होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा सिर्फ दिखने में बुरा नहीं है, ये सचमुच भौतिक रूप से पर्यावरण को बदल रहा है। ये सिर्फ किसी एक जीव या फूड चेन को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे हैबिटेट और लैंडस्केप को प्रभावित करता है। जमीन पर कचरे के ढेर, नालियों का जाम होना, नदियों और समुद्रों में प्लास्टिक का तैरना, ये हर जगह मौजूद है और उस जगह के नेचर को बिगाड़ रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा, प्लास्टिक जैसी चीजों का सैकड़ों साल तक बना रहना इसे एक लगातार और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली समस्या बनाता है। आज हम जो प्लास्टिक फेंक रहे हैं, वो शायद हमारे पोते पर पोतों के जमाने में भी यहीं कहीं मौजूद होगा। इसके निपटान और मैनेजमेंट के लिए लगातार भारी रिसोर्सेज और कोशिशों की जरूरत पड़ती है। हमें ज़मीन चाहिए इसे डंप करने के लिए, टेक्नोलॉजी चाहिए इसे रिसाइकिल करने के लिए अगर हो सके तो, और एक पूरा सिस्टम चाहिए इसे इकट्ठा करने और अलग करने के लिए। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही पर्यावरण पर एक परमानेंट बोझ है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसी समस्या है जो अपनी मौजूदगी से ही जगह घेरती है और नेचुरल सिस्टम्स में बाधा डालती है। मैं समझ जाई कि इसका मैनेजमेंट कितना मुश्किल है, लेकिन यहीं पर रासायनिक खतरों की एक और परत सामने आती है, उनका पता लगाना और फिर उनको कंट्रोल करना। जैसा मैंने कहा, पेस्टिसाइड्स जैसे रासायनिक खतरे अक्सर तब तक पूरी तरह पहचाने नहीं जाते जब तक उनके बुरे असर दिखने न लगें। जब तक किसी इलाके में पक्षियों की संख्या अचानक कम नहीं होती या इंसानों में कोई खास बीमारी नहीं फैलती, तब तक शायद हमें पता भी न चले कि पानी या खाने में कोई खतरनाक रसायन धीरे धीरे जमा हो रहा है। स्रोत बताता है कि खाने की चीज़ों को धोने से भी ये पूरी तरह नहीं निकलते, मतलब हम अनजाने में ही इन्हें लगातार लेते रहते हैं। ओजोन परत का पतला होना भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते थे। इसके लिए तो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक मेजरमेंट्स और सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ी। इन छिपे हुए अदृश्य खतरों का पता लगाना और फिर ये साबित करना कि नुकसान इन्हीं की वजह से हो रहा है और फिर उनके सोर्स को कंट्रोल करना, ये प्रक्रिया कचरे को उठाकर कहीं और डालने से कहीं ज़्यादा जटिल हो सकती है। नहीं, हाँ, ये बात सही है कि केमिकल पोल्यूशन का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कचरे के साथ दिक्कत ये है कि भले ही वो दिखता है, उसका मैनेजमेंट करना कोई आसान काम नहीं है। उसकी भारी मात्रा, उसका शेयर वॉल्यूम ही अपने आप में एक समस्या है। सोचिए, रोज शहरों से कितना टन कचरा निकलता है। फिर जैसा सोर्स इशारा करता है, इसे सेग्रीगेट करना, गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक, मेटल, कागज, ये अपने आप में एक बड़ा काम है जिसके लिए लोगों की अवेयरनेस और एक कारगर व्यवस्था चाहिए। फिर इसके निपटारे के तरीके, लैंडफिल, इंसिनरेशन यानी जलाना, रिसाइकलिंग, हर तरीके की अपनी लिमिटेशंस और एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। लैंडफिल के लिए ज़मीन चाहिए, जलाने से एयर पोल्यूशन हो सकता है, और रिसाइकलिंग हर चीज़ की नहीं हो सकती और उसमें भी एनर्जी लगती है। और तो और आजकल इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट, पुराने फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी एक और बड़ी मुसीबत है जिसमें लेड, मर्क्यूरी जैसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं। इनका सुरक्षित निपटारा और भी मुश्किल है। तो कचरा भले ही दिख रहा हो, लेकिन उसकी विशाल मात्रा, उसकी डाइवर्सिटी और उसके टिकाऊपन के कारण उसे संभालना एक बहुत बड़ी और महंगी प्रैक्टिकल चुनौती है जो हमारे रिसोर्सेज और सिस्टम्स पर भारी दबाव डालती है। अच्छा, अब अगर हम
इकोसिस्टम पर असर की बात करें तो जैविक आवर्धन का प्रभाव बहुत सीधा और अंदरूनी होता है। ये सीधे फूड वेब की बनावट और जीवों के शरीर के अंदरूनी बायोलॉजिकल प्रोसेस को बाधित करता है। जब खतरनाक रसायन शरीर में जमा होते हैं तो वो हार्मोन के काम में दखल दे सकते हैं, रिप्रोडक्शन को रोक सकते हैं या नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ कुछ बीमार जीवों की बात नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम के एनर्जी फ्लो और बैलेंस को बिगाड़ सकता है। स्रोत सामग्री में फूड चेन और एनर्जी फ्लो का जो वर्णन है, उससे ये साफ होता है कि एनर्जी वैसे ही हर अगले ट्रोफिक लेवल पर कम होती जाती है। अब अगर उस लेवल पर मौजूद जीव केमिकल पॉइजनिंग से कमज़ोर या बीमार हो जाएं, तो पूरी फूड चेन का ढांचा चरमरा सकता है। ये एक तरह से केमिकल लेवल पर इकोसिस्टम की जड़ों को कमज़ोर करने जैसा है। मैं मानता हूं कि केमिकल पोल्यूशन का बायोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है, लेकिन मैं जोर दूंगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का असर भी इकोसिस्टम के लिए कम गंभीर नहीं है, भले ही वो अलग तरीके से काम करता हो। जैसा मैंने पहले कहा, कचरे के ढेर फिजिकली जानवरों के रहने की जगह यानी हैबिटेट को बदल सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। सोचिए, समुद्र तट पर प्लास्टिक का अंबार कछुओं के अंडे देने की जगह को कैसे प्रभावित करता होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा बुनियादी लेवल पर, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये चीजें डिकम्पोजर्स यानी उन बैक्टीरिया और फंगस का काम रोकती हैं जो मरे हुए जीव और ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स मिलाती हैं। ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किसी भी इकोसिस्टम के हेल्थ की बुनियाद है। जब प्लास्टिक या ऐसी न सड़ने वाली चीजें जमीन या पानी में जमा हो जाती हैं, तो वो इन डिकम्पोजर्स को अपना काम करने से रोकती हैं। वो एक तरह से सिस्टम में अटक जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स के साइकिल को धीमा कर देती हैं या तोड़ देती हैं। लंबे समय में इसका असर मिट्टी की फर्टिलिटी पर, पानी की क्वालिटी पर और उन सभी जीवों पर पड़ सकता है जो उन न्यूट्रिएंट्स पर निर्भर हैं। ये इकोसिस्टम के नेचुरल रिसाइकलिंग सिस्टम को जाम करने जैसा है। समाधानों और विकल्पों की तरफ देखें तो रासायनिक खतरों के मामले में अक्सर, मतलब हमेशा नहीं पर अक्सर, लक्षित यानी टारगेटेड समाधान खोजना और लागू करना संभव हो पाया है। CFCs का उदाहरण फिर से सामने आता है। जैसे ही वैज्ञानिकों ने ओजोन परत पर इसके विनाशकारी प्रभाव को ठोस सबूतों के साथ दुनिया के सामने रखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से कार्रवाई हुई। स्रोत में 1987 के UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जिक्र है, जिसने देशों को CFC प्रोडक्शन को सीमित करने पर सहमत कराया। आज दुनिया भर में CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाना मैंडेटरी है। ये दिखाता है कि अगर किसी खास रसायन के खतरे को पहचान लिया जाए तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नियमों के जरिए उसके इस्तेमाल को रोका या कम किया जा सकता है। इसी तरह खतरनाक पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाना या उनके सुरक्षित विकल्प ढूंढना भी संभव है। हालांकि इसमें किसानों और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को साथ लेना जरूरी होता है। यानी समस्या की जड़, मतलब खास रसायन पता हो तो निशाना साधकर वार किया जा सकता है। हाँ, CFCs की कहानी एक सक्सेस स्टोरी जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कचरा प्रबंधन की समस्या इतनी सीधी नहीं है। ये एक मल्टी डायमेंशनल उलझी हुई समस्या है, जिसका कोई एक सिंगल मैजिक बुलेट समाधान नहीं है। स्रोत सामग्री में ट्रेनों में डिस्पोजेबल कप का जो उदाहरण है, वो इस उलझन को बखूबी दिखाता है। पहले शायद दोबारा इस्तेमाल होने वाले कप थे, फिर हाइजीन और सुविधा के नाम पर प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप आ गए। जब प्लास्टिक की आलोचना हुई तो मिट्टी के कुल्हड़ का सुझाव आया। सुनने में अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल भी, लेकिन फिर पता चला कि बड़े पैमाने पर कुल्हड़ बनाने के लिए बहुत सारी फर्टाइल टॉप सॉइल इस्तेमाल होती है, जो अपने आप में एक एनवायरमेंटल लॉस है। अब शायद कागज के कप इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उनके प्रोडक्शन के लिए पेड़ कटते हैं, पानी लगता है और उनके ऊपर लगी प्लास्टिक की पतली परत रिसाइकलिंग को मुश्किल बना देती है। मतलब हर ऑप्शन के अपने ट्रेड ऑफ्स हैं। ये सिर्फ कप की कहानी नहीं, ये हमारी पूरी कंजम्पशन बेस्ड लाइफस्टाइल और यूज एंड थ्रो कल्चर का आईना है। पैकेजिंग जिस तरह से बढ़ी है, उसने इस समस्या को और विकराल बना दिया है। रिसाइकलिंग एक हिस्सा है समाधान का, लेकिन जैसा स्रोत शायद एक्टिविटी 13.9 का इशारा है, बताता है, ये भी अपने आप में पूरी कहानी नहीं है। हर चीज रिसाइकिल नहीं हो सकती और रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी एनर्जी और रिसोर्स लगते हैं। कचरे की समस्या का हल शायद सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट में नहीं, बल्कि हमारे बिहेवियर में बदलाव, प्रोडक्ट्स के डिजाइन में बदलाव
और कंजम्पशन कम करने जैसे ज्यादा गहरे और मुश्किल कदमों में छुपा है। तो अगर मैं अपनी बात को समेटूं तो मेरा तर्क ये है कि जैविक आवर्धन भले ही नजर ना आए, लेकिन फूड चेन्स और जीवों, खासकर इंसानों के स्वास्थ्य के लिए एक सीधा अंदरूनी रासायनिक खतरा है। पेस्टिसाइड्स और CFCs जैसे उदाहरण हमें दिखाते हैं कि कैसे ये रसायन गंभीर और दूरगामी बायोलॉजिकल परिणाम दे सकते हैं, और अक्सर इनका पता तब चलता है जब काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो चुपके से वार करता है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का लगातार बढ़ता अंबार, खासकर प्लास्टिक जैसी चीज़ों का, एक बहुत व्यापक, साफ नज़र आने वाली और बेहद लंबे समय तक चलने वाली फिजिकल चुनौती है। ये हमारे पर्यावरण पर सीधा बोझ डालता है, नेचुरल प्रोसेसेस जैसे डीकंपोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में रुकावट डालता है, और इसके मैनेजमेंट के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स, महंगे और लगातार प्रयासों की ज़रूरत होती है। इसके समाधान अक्सर अधूरे होते हैं या खुद नई समस्याएं खड़ी कर देते हैं, जो हमारी उपभोग की आदतों पर ही सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, ये तो साफ है कि दोनों ही मुद्दे, रासायनिक आवर्धन और कचरा संचय, हमारी मानवीय गतिविधियों से पैदा हुई बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जैसा कि स्रोत सामग्री हमें विस्तार से बताती है। दोनों के अपने अपने पैमाने हैं, अपने अपनी तरह के प्रभाव हैं और अपनी अपनी चुनौतियां हैं। सही कहा। और इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर गौर करने से ही हमें शायद इस बात की ज्यादा गहरी समझ मिलती है कि हमारे कामों का पर्यावरण पर कितना जटिल और मल्टी लेयर्ड असर पड़ रहा है। स्रोत सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर गहराई से सोचा जा सकता है और बहस की जा सकती है। आउट्रो म्यूजिक फेड्स इन।